दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कुल 57 सदस्य हैं, 57 मुस्लिम बहुल देश हैं और जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में है। हालांकि मीटिंग रियाद में हुआ। इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? क्या इस मीटिंग के द्वारा इजराइल पर इतना प्रेशर डाला गया कि इजराइल हमलों को रोक दे? आज इसी को चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले अगर कुछ लोकेशन की बात करें, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है आई फॉर इजराइल, और यहाँ पर यह है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इसलिए क्योंकि इजराइल जॉर्डन और इजराइल सीरिया के बीच जो नदी बह रही है वो बॉर्डर बनाती है, और इस बॉर्डर के पश्चिम दिशा में जो इलाका है, फिलिस्तीनी बस्ती है, उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। अगर हमास की बात करें तो गाजा पट्टी में इसका सरकार है, लेकिन इस सरकार का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया है क्योंकि इजराइल के द्वारा ग्राउंड ऑपरेशन गाजा पट्टी में शुरू कर दिया गया है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के नज़दीक स्थित है, और आपको ये बात भी पता होगा कि गाजा से लाखों की संख्या में लोग दक्षिण की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, यानी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ व्यापक संख्या में लोगों का विस्थापन जारी है। इसी बीच ये जो मीटिंग हुआ ओआईसी का, यहाँ ईरान के द्वारा काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाया गया। किसी भी ईरानी राष्ट्रपति का सऊदी अरब में पिछले 11 वर्षों में ये पहला दौरा था। जो ओआईसी मीटिंग के दौरान वो ईरानी राष्ट्रपति वहाँ पर गए थे, वो काफ़ी आक्रामक रुख इजराइल के प्रति अपना रहे थे। साथ ही साथ अमेरिका के प्रति भी उनका जो रवैया था काफ़ी आक्रामक था। अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका नो डाउट इजराइल को फुल सपोर्ट करता है। इसके पीछे मुख्य वजह है अमेरिका में मौजूद यहूदी यानी ज्यूस पूंजीपतियों का लॉबी, जो अमेरिकी सरकार पर काफ़ी प्रेशर डालता है इस मुद्दे पर कि आपको इजराइल को सपोर्ट करना ही होगा। अगर भूमध्य सागर की बात करें, जिसको लेकर ईरान काफ़ी टेंशन में है और इसी वजह से वो आक्रामक रुख भी कहीं ना कहीं अपना रहा है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों का तैनाती हो चुका है। न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है अमेरिकी नेवी का, और साथ ही साथ ऐसे फाइटर जेट भी यहाँ पर अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है जो परमाणु बम कैरी कर सकता है। तो ऐसे में मिला जुलाकर कहा जाए तो यहाँ पर काफ़ी टेंशन है। अगर इजराइल की बात किया जाए, इजराइल की अगर आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में जो देश है वो है लेबनान। लेबनान जो पूरा का पूरा रीजन आपको दिख रहा है, वहाँ पर सैडेड रीजन भी है। जो सैडेड रीजन है वहाँ पर हिजबुल्ला आतंकी संगठन का कंट्रोल है। जो सैडेड रीजन आपको दिख रहा है, जो 3 सैडेड रीजन आपको दिख रहा है, लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हिजबुल्ला का कंट्रोल है, जबकि जो बाकी एरिया है वहाँ पर लेबनान की चुनी गई सरकार है। अगर हिजबुल्ला की बात किया जाए तो हिजबुल्ला जो सिया आतंकी संगठन है, इसको सपोर्ट करता है ईरान। ईरान जो सिया बहुल आबादी वाला देश है। इजराइल के नीचे में स्थित है मिस्र, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट का जो ऊपर का हिस्सा है वो सिनाई प्रायद्वीप है, यानी कि सिनाई पेनिनसुला। जो सिनाई पेनिनसुला है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और जो गाजा पट्टी है, जिसके बड़े भाग पर अभी भी हमास का कंट्रोल है, वो सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का हिस्सा है उसके साथ बॉर्डर बनाता है। और ये जो बॉर्डर है उसको राफा बॉर्डर कहते हैं। राफा बॉर्डर के बारे में आपने मीडिया में अवश्य ही सुना होगा। राफा बॉर्डर ही वो क्षेत्र है जहाँ से दुनिया भर से मानवीय मदद गाजा पट्टी में पहुँचाया जा रहा है। जैसे कि भारत ने जो भी मानवीय मदद किया है, जो दवाइयाँ, कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं गाजा पट्टी में भारत ने पहुंचाया है, तो वो सिनाई प्रायद्वीप के रास्ते से ही जो राफा बॉर्डर है उसके थ्रू गाजा पट्टी में पहुंचाया है। दोस्तों अगर सिनाई प्रायद्वीप की बात करें तो इसके पश्चिम दिशा में स्वेज की खाड़ी है, दक्षिण में लाल सागर है, जबकि पूरब में है अकाबा की खाड़ी। तो ये प्रायद्वीप है। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, लाल सागर के भी नीचे ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको दिख रहा है जो सऊदी अरब के नीचे है, ये यमन नाम का देश है। यमन के बारे में आपने सुना होगा, आपने मीडिया में ऐसा सुना होगा कि यमन ने मिसाइल से हमला कर दिया दक्षिणी इजराइल के शहर एलात पे। लेकिन एक्चुअली में यमन की जो सरकार है उसने हमला नहीं किया था, हमला किया था हूती विद्रोहियों ने। तो अब ये समझते हैं कि आखिर यमन के कितने रीजन पे किसका कंट्रोल है। तो ये जो सैडेड रीजन आपको दिख रहा है, जो लाइनिंग किया हुआ रीजन आपको दिख रहा है यमन के बॉर्डर के अंदर, यहाँ पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है। हूती विद्रोहियों को भी हिजबुल्ला की तरह ईरान का पूरा सपोर्ट है। हूती और हिजबुल्ला की बात किया जाए तो दोनों ही सिया टेररिस्ट इस्लामिक ग्रुप है जो ईरान के द्वारा फंडेड है। हूती के द्वारा कंट्रोल एरिया जो लाइनिंग में यहाँ आपको दिख
रहा है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखिएगा जो बुंदा बुंदा करके जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, वहाँ पर किसका कंट्रोल है? तो वहाँ पर कबीलाई कंट्रोल है जिसको यूएई की सेना के द्वारा समर्थन प्राप्त है। जबकि जो बाकी का ये रीजन दिख रहा है वहाँ पर यमन की लोकतांत्रिक सरकार है। थोड़ा एक बार फिर से आप समझ लें, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हुती हो, यानी ये जो ट्रिपल एच है इन तीनों को सपोर्ट करता है, फुल्ली समर्थन करता है, चाहे वो धन से हो, बल से हो, हथियारों से हो, वो समर्थन ईरान करता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इजराइल के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा आक्रामक भूमिका में है वो ट्रिपल एच ही है, और ट्रिपल एच को बैकडोर सपोर्ट देता है ईरान। और अभी जो ओआईसी का मीटिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, उस मीटिंग में जो आक्रामक रवैया था, सिर्फ एक ही देश के द्वारा आक्रामक रवैया अख्तियार किया गया और वो देश ईरान था। अगर ओआईसी की मीटिंग की बात किया जाए जो सऊदी अरब के रियाद में हुआ, पहले अरब लीग का मीटिंग होना था। अगर अरब लीग की बात किया जाए तो इसमें कुल 22 देश हैं और इसका मुख्यालय काहिरा है। पहले मीटिंग होना था अरब लीग का। अरब लीग में जो भी देश हैं वो सऊदी अरब के आसपास के मुस्लिम देश हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं सारे के सारे इसके मेंबर हैं। कुल 57 इसके सदस्य हैं। अगर ओआईसी की मीटिंग की बात किया जाए उसमें भी अगर सऊदी अरब की बात किया जाए तो सऊदी अरब ने यही कहा कि जो भी संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष रुक जाए, जल्दी से जल्दी वो संघर्ष रुके, यानी संघर्ष विराम हो। उत्तरी गाजा से जो लोगों का जबरन विस्थापन किया जा रहा है वो एक मानवीय त्रासदी है और उसको जल्दी से जल्दी रोक लगाना चाहिए। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दोहरा मानदंड यहाँ पे अपना रहा है। पूरा दुनिया को चाहिए, साथ ही साथ अमेरिका को भी यह चाहिए कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाए और इस युद्ध को समाप्त करे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर सऊदी अरब का ये जो स्टेटमेंट देखा जाए तो यहाँ से स्पष्ट है कि सऊदी अरब का जो भूमिका है ओआईसी के मीटिंग में वो ईरान जैसा बिल्कुल ही नहीं है। ईरान का जो रवैया है काफ़ी आक्रामक रहा है इस मीटिंग में, जबकि सऊदी अरब का रवैया बिल्कुल ही आक्रामक नहीं है इजराइल हमास मैटर पे। अगर तुर्की की बात किया जाए, लेबनान और सीरिया के ऊपर जो देश आपको दिख रहा है वो तुर्की है। तुर्की का जो रवैया है कुछ हद तक आक्रामक जरूर था, लेकिन उसकी भी आक्रामकता ईरान की तरह नहीं था। मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही थी कि ये एक असाधारण मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है इजराइल के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी मुस्लिम जगत के देश हैं उनमें भी काफ़ी विरोधाभास खुलकर सामने नज़र आ रहा है। जहाँ तक ईरानी राष्ट्रपति की बात है तो सऊदी अरब में किसी ईरानी राष्ट्रपति का पिछले 11 वर्षों में ये पहला दौरा है। अब चूंकि सऊदी अरब और ईरान का जो रिश्ता है वो भी काफ़ी ख़राब दौर में ही गुजर रहा है। हालांकि इस वर्ष के शुरुआत में चाइना ने सऊदी अरब और ईरान को नज़दीक लाने का प्रयास किया था। सऊदी अरब और ईरान के बीच जो रिश्ते हैं वो पहले से ही ख़राब थे। इसका मुख्य वजह था सुन्नी शिया विवाद। चूँकि सऊदी अरब में जो शासन है सुन्नी बहुल देश भी है और यहाँ सुन्नी शासक हैं, जबकि ईरान शिया बहुल देश है और वहाँ शिया शासन भी है। अगर हाल फिलहाल के दिनों की बात करें कि दोनों देशों में जो खराब रिश्ते हुए हैं उसका क्या वजह है, तो वो है हूती विद्रोही। हूती विद्रोहियों को समर्थन देता है ईरान, जबकि यमन में जो सरकार है, यमन की जो सरकार की आर्मी है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब। यानी हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने एक मुहिम भी चला रखा है यमन में। अभी कुछ दिन पहले ही दक्षिणी इजराइल के शहर एलात में हूती विद्रोहियों के द्वारा मिसाइल से हमला किया गया। मीडिया में ये कहा गया कि ये हमला यमन के द्वारा किया गया है, लेकिन थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये हमला यमन की सरकार के द्वारा नहीं, हूती विद्रोहियों के द्वारा किया गया। अब ये जो लोकेशन है एलात और हूती विद्रोहियों का जो गढ़ है, जो यमन का पश्चिमी भाग है, दोनों के बीच का दूरी 2000 किलोमीटर है। और जो मिसाइल फायर हुआ, जाहिर सी बात है ये मिसाइल सऊदी अरब के रीजन से होकर गुजरा, तो सऊदी अरब के द्वारा मिसाइलों पर हमला भी किया गया, जो मिसाइल हूती विद्रोहियों के द्वारा फायर किया गया। अगर आप एलात का लोकेशन देखेंगे तो वो जॉर्डन के शहर अकाबा के काफ़ी नज़दीक है। और जॉर्डन को अगर आप देखिएगा, जॉर्डन का जो दुनिया भर से व्यापार होता है वो अकाबा की खाड़ी के रास्ते ही होता है। और जॉर्डन का जो मुख्य बंदरगाह है जहाँ से दुनिया भर से उसका व्यापार होता है तो वो अकाबा बंदरगाह है। हूती विद्रोहियों ने जो मिसाइल से दक्षिणी इजराइल पे हमला किया, एलात पे हमला किया, उसके बाद जॉर्डन की सरकार के द्वारा भी हूती विद्रोहियों को खुलेआम धमकी दिया गया। वो धमकी इसलिए दिया गया कि अगर आप मैप में देखेंगे तो एलात और अकाबा का बीच का जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मिस फायर हुआ हूती विद्रोहियों का मिसाइल तो वो अकाबा पर भी जा सकता है। ओआईसी सम्मेलन में अगर यूएई और बहरीन की बात किया जाए तो इनका झुकाव स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ था। ईरान के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव के ये अगेंस्ट में रहे यूएई और बहरीन। लेकिन ऐसा क्यों?
यूएई और बहरीन के ऐसा करने के पीछे कारण है अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता 2020 में हुआ था, जिसमें अमेरिका ने समझौता करवाया था बहरीन और यूएई का इजराइल के साथ। इसके पहले 1994 में इजराइल का जॉर्डन के साथ समझौता हुआ था। तो आपने ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन के बैठक के बारे में सुना भी होगा कि जॉर्डन का जो रुख था वो इजराइल के प्रति आक्रामक नहीं था। तो उसके पीछे कारण है इजराइल जॉर्डन के बीच समझौता जो 1994 में हुआ था। ओआईसी के मीटिंग में मिस्र का रुख भी बहुत आक्रामक नहीं था। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच हुआ समझौता। तो ये जो समझौता है जो अलग अलग टाइम पे हुआ है, चाहे जॉर्डन का हो, मिस्र का हो, यूएई का हो, बहरीन का हो, तो ये कुछ ऐसा वजह है जिस वजह से ओआईसी के मीटिंग में इन देशों ने इजराइल के प्रति किसी भी तरह का आक्रामक रुख नहीं अपनाया। जबकि अगर सऊदी अरब की बात किया जाए तो सऊदी अरब का भी जो रुख है वो इजराइल के प्रति आक्रामक नहीं रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अमेरिका। अगर पहले चलकर चीज़ों को देखा जाए, जब इराक और सऊदी अरब के बीच खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था तो सऊदी अरब को सपोर्ट किसने किया था? सऊदी अरब को सपोर्ट किया था अमेरिका ने। और सऊदी अरब में अभी भी अमेरिकी बेस हैं, अमेरिकी अड्डे हैं, और साथ ही साथ सऊदी अरब और ईरान के बीच यमन में काफ़ी टकराव भी है। तो ये कुछ ऐसा वजह है कि सऊदी अरब का जो रुख है ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग के दौरान वो आक्रामक नहीं था। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस मीटिंग का, तो यहाँ पर कोई इस तरह से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और किसी भी तरह का जो प्रेशर है इजराइल के ऊपर डालने में ये ऑर्गेनाइजेशन विफल ही रहा। और इस वीडियो के लास्ट में एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, अगर इजराइल के विरुद्ध में कौन कौन से देश या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, तो वो भी आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। तो इजराइल के अगेंस्ट में है HHH, हिजबुल्ला, हमास और हुती, और इन तीनों को ही फंडिंग दिया जाता है ईरान के द्वारा। तो ये HHH 3 ऑर्गेनाइजेशन जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और देश के रूप में ईरान, यही ऐसे देश और ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं इस रीजन में।